हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, जो कि एमटीएस की परीक्षा के लिए आपका जीके का प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से विकसित होता है, कम विकसित होता है या फिर अधिक विकसित होता है, या फिर बराबर या फिर समान। तो देखिए, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, अधिक होगी, वो देश भी क्या होगा, अधिक विकसित होगा। ठीक है, यानी जिसके लोगों के पास जब पैसा अधिक होगा तो उसका डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा, उसका अधिक हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा है कि अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश के से अधिक विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक है। निम्न में से किस देश के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला स्टील प्लांट है कहाँ पर? तो ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, किसके सहयोग से बना था? तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो आपका जर्मनी की सहायता से बना था। ठीक है, इसके अलावा रूस की सहायता से कौन कौन से प्लांट बने थे? तो आपकी बोकारो है, जो कि आपका झारखंड में है। ठीक है, और एक आपका भिलाई था, भिलाई स्टील प्लांट, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ वाला और आपका बोकारो झारखंड वाला दोनों किसकी सहायता से बने थे? रूस की सहायता से। और यहाँ पे एक है दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि कहाँ पर है आपका? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में। जो किसकी सहायता से बना है? तो वो आपका ब्रिटेन की सहायता से बना है। इन चारों जो स्टील प्लांट हैं, इन चारों स्टील प्लांट में से बोकारो को छोड़ के, ठीक है, बोकारो को छोड़ के बाकी आपका राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, ये जो तीनों स्टील प्लांट हैं, ये आपके सेकंड 5 ईयर प्लान यानी कि सेकंड पंचवर्षीय योजना में बने थे। जबकि जो बोकारो वाला है आपका, ये थर्ड 5 ईयर प्लान यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका बनाया गया था। बाकी आपसे ये पूछा था कि राउरकेला प्लांट जो है ये किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी। दुर्गापुर वाला आपका वेस्ट बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। और बोकारो और भिलाई दोनों आपके रूस की सहायता से बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो बात करें आपात उपबंध की, तो भारत में 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं। एक तो आपका राष्ट्रपति शासन, एक आपका राज्यपाल, या फिर आप कह सकते हो राष्ट्रीय आपात, या फिर तीसरा है आपका वित्तीय आपात। तो बात करें राष्ट्रपति शासन की, सॉरी, बात करें राष्ट्रीय आपात की, तो राष्ट्रीय आपात आपका आएगा, राष्ट्रीय आपात आएगा आपका आर्टिकल 352 में। और आपका राष्ट्रपति शासन आएगा, जो कि आपका राज्यों में लगता है। राष्ट्रपति शासन आपका 356 में आएगा। और आपका वित्तीय आपात आएगा आपका 360 में आएगा, आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 में आएगा। आपसे पूछा था कि ये जो आपात उपबंध है संविधान के किस भाग में? तो ये आपके संविधान के भाग 18 में पढ़ते हैं, भाग 18। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में कौन है स्पीकर? तो वर्तमान में है आपके ओम बिरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती हैं? जैसे आपकी पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिण ध्रुव है। तो इस तरह से रेखाएं खींची गई हैं, जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ये रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो आपकी बीच वाली रेखा क्या है? ये आपकी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस तरह से जो रेखाएं खींची गई हैं आपकी, ठीक है, वो रेखा क्या कहलाती हैं आपकी? वो रेखा कहलाती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और ये आपकी इस तरह से लंबी लंबी जो खींची गई वो आपकी देशांतर रेखा कहलाती है। क्लियर। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है तथा अक्षांश है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। बाकी मैं इसका आपका आंसर बता देता हूँ कि इस जो भारत का जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वो आपकी विषुवत रेखा से उत्तर दिशा में है। तो इसका मतलब आपका यहाँ भारत बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपका भारत बन जाएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, पर थोड़ा समझ सकते हो आप।
ठीक है। तो ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो जो सबसे दक्षिणी पॉइंट होगा वो आपका पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये आपका बनेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो आपका सबसे उत्तरी पॉइंट है वो आपका कितना पड़ता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर होना नहीं था, ये भी नहीं दक्षिण में है तो दक्षिण वाला भी नहीं होगा, और ये आपका इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं क्योंकि उत्तर में है, तो इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, इससे कम ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य को बैक वाटर के नाम से जाना जाता है। तो बैक वाटर के नाम से किसको जानते हैं, तो केरल को बैक वाटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। जब बात होगी खारे पानी की, तो खारे पानी के मामले में जो सबसे बड़ी झील है भारत की वो आपकी सामर झील है, जो कि आपके राजस्थान में पड़ती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की, सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का है, जो कि आपकी उड़ीसा में पड़ती है। यही आपसे यदि पूछ लिया है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भारत की, तो मीठे पानी की झील है आपकी वुलर झील, जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। तो पल्लवों की राजधानी वाला सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी पुलिस में, जो री एग्जाम हुआ है उसमें। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लवों की राजधानी आपकी कांचीपुरम में पड़ती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बलबन या फिर खिलजी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो वो थी आपकी इल्तुतमिश की। ठीक है, और रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी महिला शासका थी जो दिल्ली की शासका रही थी। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, वो कौन थी, वो आपकी रजिया सुल्तान थी। किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम। ठीक है, तो इसने कौन सी प्रणाली शुरू की थी, इक्तादारी प्रथा इसने शुरू की थी, इक्तादारी। ठीक है, इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी, तो इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। बात करें जो कुतुब मीनार है उसका पूरा किसने करवाया था, कुतुब मीनार बनवाई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने थी, लेकिन इसका निर्माण किसने पूरा करवाया था, तो निर्माण पूरा करवाने वाला व्यक्ति था वो भी आपका इल्तुतमिश ही था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो बात करें आज़ाद हिंद फौज की, तो इनकी स्थापना करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, तो इनका जन्म दिवस कब किस रूप में मनाया जाता है, तो इनका जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने कुछ नारे भी दिए थे, वो भी नोट कर लीजिए, जैसे जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था, और दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा जो फेमस नारा है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो भी नारा किसने दिया था, तो वो भी आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज के अलावा एक संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, वो भी आपके सुभाष चंद्र बोस ही थे। नेक्स्ट देखिए, लार में मौजूद एंजाइम होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। ऑप्शन है आपके पेप्सिन, टाइलिन, लिपेज या फिर गैस्ट्रिन। तो लार में होता है टाइलिन, जो क्या करता है, जो आपके खाने के साथ में जो छोटे मोटे जीवाणु चले जाते हैं जो क्या शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं उनको नष्ट करता है। उसके अलावा मंड को माल्टेज में चेंज करता है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं। खनिज अम्ल के, वसा अम्ल के, लैक्टिक अम्ल या फिर कार्बोनिक अम्ल। तो साबुन किसके अम्ल होते हैं, किसके सोडियम लवण होते हैं, साबुन होते हैं वसा अम्ल के सोडियम लवण। ठीक है, वसा अम्लों को मिलकर यहाँ पर क्या बनता है, साबुन बनता है। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है,
तो मैंने आपको बताया था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम जल को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा चूना कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक है, सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक है। तो देखिए, जब बात करें घटक की, देखिए दो प्रकार के घटक होते हैं, एक जैविक और एक आपके अजैविक। जैविक घटकों में कौन आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब किस में आते हैं, जैविक में आते हैं। अजैविक में कौन से आते हैं, जिनमें जीवन नहीं है, जैसे कि पर्वत हो गए, मिट्टी हो गई, जल हो गया, वायु हो गई, ये सब किस में आएंगे, अजैव। प्रकाश हो गया, तो सूर्य का प्रकाश भी किस में आएगा, अजैविक घटक के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी की कमानी में ऊर्जा होती है, तो घड़ी की कमानी किस तरह से, इस तरह से होती है। तो इस तरह से घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा होगी, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो गति नहीं कर रही होती है, स्प्रिंग जैसी होती है ना, तो इसमें कौन सी गति होगी, सॉरी कौन सी ऊर्जा होगी उसमें, तो उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो जो आपका बिजली का बिल निकलता है वो किलोवाट घंटे पे ही तो डिपेंड करता है, क्योंकि आपका 1 यूनिट के बराबर होता है, तो वो किसका बिल होता है, तो किसका मात्रक होता है, वो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये होता है समय का मात्रक, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर एम भी होता है। एम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, बी क्या है, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। समय का मात्रक क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया हुआ है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट्य फिल्म कौन सी थी। ध्वनि वैशिष्ट्य मतलब जो बोलती हुई फिल्म थी, जिसमें आवाज भी आ रही थी, इन बोलने की आवाज भी आ रही थी, तो वो फिल्म कौन सी थी, पहली फिल्म, तो सबको पता होगा आदम आरा, पहली बोलती फिल्म थी। जो कि जबकि राजा हरिश्चंद्र कैसी थी, पहली मूक फिल्म थी, प्रथम मूक फिल्म थी। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, जबकि पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, तो आलम आरा। नेक्स्ट है, ओलंपिक प्रतीक चिन्ह में कितने अंगूठियां या फिर व्रत होते हैं। तो अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ है पेरिस में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कितने चिन्ह होते हैं, तो उसमें 5 छल्ले होते हैं। कितने होते हैं, तो उसमें 5 छल्ले होते हैं, जो कि आपके 7 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। कितने महाद्वीपों को दर्शाते हैं, तो जो वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, जबकि 5 छल्ले 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। 7वें महाद्वीप जो कि आपका अंटार्कटिका है, उसमें तो कोई रहता नहीं है, तो उसको कोई दर्शाता छल्ला नहीं है। तो ये आपके 5 छल्ले 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जो एक छल्ला है इनमें से, वो आपका अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को एक ही छल्ला दर्शाता है। एक आपका एशिया को दर्शाएगा, एक अफ्रीका, एक आपका ऑस्ट्रेलिया और एक आपका यूरोप। ठीक है, यानी 5 छल्ले 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। छल्ले कितने होते हैं, तो आपके 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, इनका कलर भी अलग अलग होता है, जैसे कि काला जो छल्ला होता है काले कलर का, तो वो आपका अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाएगा, और जो लाल कलर का होता है वो अमेरिका महाद्वीप को, जो आपका ग्रीन है, ग्रीन आपका दर्शाएगा यूरोप को, और जो पीला वाला होता है वो एशिया को, और जो ब्लू वाला होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया दर्शाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला है वैसे आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 77वें कान फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन है। तो ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले निर्माता कौन बन गए, वो बन गए आपके पायल कपाड़िया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2024 के 17 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का खिताब किसने जीता था। तो अभी हाल ही में आईपीएल खत्म हुए हैं। ठीक है, तो उसका खिताब किसने जीता है, केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है इसका खिताब। ठीक है, केकेआर ने जीता है। जूलियस सीजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जूलियस सीजर प्रसिद्ध नाटक है, जो किसका है, जो आपका विलियम शेक्सपियर का है।
पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए फेमस है? तो सभी को पता है माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर बोला जाता है उसको। ये मंदिर का संबंध किस धर्म से है? मंदिर का संबंध आपका जैन तीर्थंकर से है, जो कि आपके राजस्थान के माउंट आबू में। और ये माउंट आबू किसकी चोटी है? तो ये आपकी अरावली पर्वत की। राजस्थान में कौन सा पर्वत है? तो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? माउंट आबू ही है। ठीक है। इस पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका बना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का पहला जो पेज होता है उसी को हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला पेज आपका वो कौन सा कहलाता है? होम पेज ही कहलाता है। तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।